नमस्कार, मेरे साथ डॉक्टर सप्तऋषि बसु हैं। कुछ समय पहले मैंने ऑपरेशन पिन कोड और रेड कॉरिडोर के बारे में एक छोटा सा वीडियो डाला था। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने इनवाइट किया डॉक्टर बसु को। डॉक्टर बसु बंगाल से भी हैं और इस विषय में काफी चीजें लिख भी चुके हैं, काफी आर्टिकल्स लिख चुके हैं, काफी रिसर्च कर चुके हैं। डॉक्टर बसु, स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा आप एक बार ये ऑपरेशन पिन कोड और रेड कॉरिडोर के बारे में थोड़ी सी अपनी जानकारी हमें दें। प्रणाम। मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? बहुत प्यारी आ रही है। अच्छा, ये जो है ऑपरेशन पिन कोड, जो कि एक जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट था आईएसआई का, पाकिस्तान का। अगर इसको ठीक से समझना है तो हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। कुल 1803 से थोड़े से पहले, इनफैक्ट ब्रिटिश साम्राज्य के आने से पहले, मैं करीबन 5 मिनट के समय के अंदर टाइमलाइन पे आने की कोशिश करूंगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा साम्राज्य की समरली डिफीट हो जाती है। उसके बाद जो है मराठा सम्राट जो है वो डिथ्रोन हो जाता है और मराठा कॉन्फेडरेसी स्प्लिंटर कर जाती है। और जो पेशवाज हैं वो अपने आप को अलग अलग मराठे डायनेस्टीज में और मराठा प्रिंसिपैलिटीज में तोड़ लेते हैं। तो कुल मिला के विजयनगर साम्राज्य के बाद ये आखिरी हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की कोशिश थी, जो शिवाजी से शुरू हुई और तीसरी जो जंग थी पानीपत में, उनके तक आके ये पूरी तरह खत्म हो जाती। इसके बाद जो सिचुएशन होती है, मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन पे थी, क्योंकि वो इनहेरेंटली डिक्लाइनिंग सिस्टम होती है। कोई भी इस्लाम का जो सिस्टम होता है प्रोड्यूसिंग नहीं, एक कंज्यूमिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके से वो जब धरती के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर लेता है तो वो निज़ाम जो है और जो सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डिक्लाइन करना लगता है। इसमें दो बातें मैं कहना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, जो कि पॉपुलर मिथ्स हैं और मिथ बस्टर की तरह से। पहली बात, कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत से 46 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे और लंदन का एम्पायर बनाया। ये बात अपने आप में सच है, लेकिन फिर अगर देखें तो बाकी यूरोपियन ताकत ने क्या किया, उन्होंने भी वही किया जिसमें जिसकी जितनी पोजीशन रही उतने किया। तो अगर हम देखें व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ द मुस्लिम प्रिंसिपैलिटी, जैसे मुगल साम्राज्य रहा, जो गजनवी, गौरियन, जो भी आके यहाँ पे बैठे, उनका क्या काम था, उन्होंने क्या किया। एस्टिमेटेड 200 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा भारत की रिसोर्सेज लूट के वो भेज चुके थे। और कंसेप्ट ये रहा है कि भारत में हमेशा सल्तनतें रही हैं। व्हाट इज सल्तनत? सल्तनत सुल्तान होता है जो किसी भी जो उम्मत होता है या जो खलीफ होता है उसको बेअत करता है, मीन्स उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये भारत से भी रिसोर्स ड्रेन होकर तुर्की जाता रहा। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो भी मुस्लिम रूलर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज थी, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आप ऑपरेशन पिन कोड को समझना चाह रहे हैं। वो मोर और लेस इंपोर्टेड प्रिंसिपैलिटीज थी। जैसे मान लीजिए कि आज अगर भूटान में हमारा प्रोटेक्टरेट है, अगर वहाँ का सिक्योरिटी चीफ कोई भूटानीज नहीं होगा, वो एक इंडियन मेजर जनरल होगा या लेफ्टिनेंट जनरल होगा जो वहाँ पे पूरे एरिया को देखेगा। तो इसी तरीके से जो मंत्री पार्षद होंगे, और वो अलग अलग समय पे, मान लीजिए राशिदुन खलीफ के बाद अगर वो जा रहे हैं, हमारी तो राशिदुन खलीफ से मुलाकात नहीं हुई थी इस मुल्क की। वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट नॉन बिलीविंग खलीफ, दैट इज द उमैयद डायनेस्टी, उसके बाद अब्बासिद, उसके बाद फातिमिद और लास्ट में उस्मानिया। इसलिए देखिएगा जामिया मिलिया उस्मानिया है, उनकी अपनी एक हेजेमनी। तो मुस्लिम हेजेमनी के बारे में बात करें तो ये 4 खलीफों पे हमारे जो सुल्तान हैं वो आते रहे, और वहीं से क्या कहते हैं गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो जब तक हम गजवाए हिंद को कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और गजवाए हिंद के हदीसों के बारे में नहीं समझेंगे
और ये मुस्लिम प्रिंसिपैलिटीज और उम्मत के बारे में नहीं समझी। ऑपरेशन पिनकोड हमें एक अजीब किस्म का चेसवर्ड वर्क लगेगा जिसकी अंडरलाइंग फिलोसॉफी और आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती है। तो ये वहां से जो मोस्टली जो नोबिलिटीज हैं वो दो किस्म की नोबिलिटीज आती थी जिनका नाम था ईरानी और तुरानी। तो लोअर लेवल के जो क्लर्क्स थे वो क्या कहते हैं, जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे वो ईरान से थे, इसलिए वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कोर्ट्स वाज प्रिंसिपली फारसी और पारसी। इसलिए आपको बड़ा पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बेसिकली बड़ा ही कॉन्डेसेंडिंग स्टेटमेंट है, मतलब जो गरीब है, भिखारी है, जो अपने हाथों से बाल को बनाएगा उसको आईने की और मतलब आरसी जिसे आईना कहते हैं उसकी क्या जरूरत। और जो पढ़ा लिखा है, जो जेंटल क्लास है, उसके लिए फारसी बहुत बड़ी बात नहीं। सो इट मींस इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एजुकेटेड आपको फारसी आनी चाहिए। तो एक तो आ गया ईरानी लोग आ गए, और तुरानी जो है, द टर्किश दे वर एक्चुअली द जनरल्स, और कई बार बाद में ये रूलर्स भी बन चुके जो लीनियज रहे हैं। जो गुलाम लोग भी आए हैं मोस्टली सन ऑफ द सॉइल्स नहीं थे। जो मुसलमान लोग थे वो दे वर मोस्टली इनटू द लेवल ऑफ व्हाट दे वर कॉल्ड सरदार्स, या मतलब सरदार वाज नॉट इनिशियली a title related to Sikhs, it was a title related to कमांडर, और वो अलग अलग लेवल था। सरदार था, फिर खान होता था, फिर खाने खाना होता था। ऑल दीज वर डिफरेंट रैंक्स ऑफ जनरल्स जो कि रिप्रेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हुकूमतों के लिए यूज की जाती थी। और इनका सिस्टम क्या था कि इनको टैक्स कलेक्शन दिया जाता था कि अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज पे टैक्स करें और उनसे करें। तो यही मोर और लेस स्ट्रक्चर जो जिसकी मैं आज डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, इसी से स्टेट ऑफ पाकिस्तान आज बना हुआ है, अगर आप देखेंगे। ठीक ठीक। अच्छा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है कि हिंदवी साम्राज्य समाप्त हो जाता है, हिंदू पावर विघटित हो जाता है, राजा सूरजमल गुजरात में रह जाते हैं, पंजाब में सिख एम्पायर राइज करने लगता है, वो भी महाराजा रंजीत सिंह के बाद मोर और लेस टुवर्ड्स डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू करता है बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। बट जहां पर भी आप देखें, यहां तक भी मराठास फॉर रीजन नोन बेस्ट टू देम अभी भी चौथ और सरदेश मुखी मुगल एम्पायर को दे रहे थे। आई थिंक मुगल एम्पायर सिंबॉलिक रह गया था, उसकी परिधि जो है वो पूरे भारतवर्ष से काफी घट चुकी थी। They were mostly in western eastern UP and the area of अवध, जिसको अंग्रेज औध बोलते हैं, OUDH। तो अवध के इलाके के आजू बाजू मुस्लिम प्रिंसिपैलिटी जैसे लखनऊ वगैरह के इलाकों में रह गए थे, और इनके नवाब अभी भी हुकूमत कर रहे थे। इसी तरह बंगाल के भी जनरल्स उन्होंने अब्सर्व कर लिया तख्त, और नवाबेट ऑफ बंगाल बन गया जिसे हम बोलते थे, और उसमें बहुत ही रिप्रेसिव रेजिम रही, जिसे सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान से शुरू होकर सिराजुद्दौला तक। अच्छा, जब अंग्रेज भारत में आए और आते आते पूरी कहानी अगर शॉर्ट करें तो बैटल ऑफ बक्सर में इनको हरा देते हैं। किनको हरा देते हैं? मुगल बादशाह को हरा देते हैं। मुगल बादशाह जो बुरी तरह से हार जाते हैं, उनके अंदर से प्रिंसिपैलिटीज निकाल दी जाती है एंड ही इज रेंडर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा। और रॉबर्ट क्लाइव डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आता है और धीरे 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 सारे प्रिंसिपैलिटीज को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके गॉबल अप करता है और वाजिद अली शाह को खत्म कर देता है। तो द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द लास्ट, नॉट मोस्ट पावरफुल बट वन ऑफ द मोस्ट रिक्लूज एंड डिबॉश कैरेक्टर्स इन नवाब्स, जिसे वाजिद अली शाह कहते हैं, जो क्रॉस ड्रेसिंग भी करता था, नाचता भी था अपने कोटियर्स के साथ, उसको अरेस्ट कर लेता है और अवध का किंगडम को अंदर खा जाता है ब्रिटिश एम्पायर। तो उस वक्त इस्लामिस्ट को बहुत जोरदार झटका लगता है। उनको समझ में आता है कि ये जो भारत के हिंदू हैं और ये जो पूरा हमारी ताकत थी, जो हम लोग पूरा कोर्ट में इस्लामिक लैंग्वेज यूज किए हुए हैं, पर्शियन चला रहे, कोर्ट में भी जो है वी एक्चुअली यूज्ड टू हैव शरिया लॉ थ्रू आउट इंडिया। जो शरिया लॉ को आज टीटीपी बोल रहा पाकिस्तान में नाफिज करना, वो पाकिस्तान तो क्या अटक से कटक तक नाफिज थी।
उस वक्त है, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, मुस्लिम पीपल मुअज्जिन along with their Maulvis and peoples were allowed to give khutbah, which was accepted as judicial pronouncement for both Diwani and Fauzdari Muqaddama. These languages are not exactly English by descent. दादा इसमें अगर आप, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक चीज शायद इन्होंने कोशिश भी किया था, जिस समय आसाम में इन्होंने और पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करने की इन्होंने कोशिश की, और बरफुकान ने इन लोगों को बार बार भगा दिया वहां से, मतलब नंगे पैर भागने की इनकी हालत हो गई थी, इनको इतना दौड़ा दौड़ा के मारा था, स्लॉटर किया, स्लॉटर हो गए थे बुरी तरीके एग्जैक्टली से। वो पूरा वैली के अंदर जो आज के समय में माँ कामाख्या का मंदिर है, और उस वैली के अंदर जब ये आए तो इनको मतलब बहुत बुरी तरह इनको मतलब चारों तरफ से घेर के, जिस तरह से बुरफुकान इस्लाम कभी भी समुंदर और पहाड़ दो जगह पे बहुत ज्यादा देर तक सक्सेसफुल नहीं रहा है। अभी आप कहीं पे भी देख सकते हैं, पहाड़ों में उनकी हालत खराब हो जाती है और समुंदर में जो है ये डिफीटेड हो जाते हैं। मेरा विषय दादा ये था कि ऑपरेशन पिन कोड और रेड कॉरिडोर में अगर आप देखेंगे तो एक चीज बहुत ही कॉमन है दोनों में। ऑपरेशन पिन कोड में ये लोग वो चिकन नेक जो है, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसी को चिकन नेक को बंद करने की बात करते हैं और वहां से नॉर्थ ईस्ट को काट के बांग्लादेश में मिलाने की बात करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप रेड कारपेट या रेड कॉरिडोर की भी बात करेंगे तो उसमें भी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही पूरा इन्वॉल्व होता है, जहां दार्जिलिंग और नेपाल के बॉर्डर में जो गांव है, पशुपति गांव तो नहीं है, एक बेहतरीन मार्केट है, पशुपति से लेके तिरुपति तक पूरे भारत को दो भाग बांटने की बात आर्क है, पूरा क्रिसेंट आर्क है, रेड क्रिसेंट कहते हैं। Exactly. पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर है, और ये जो रेड क्रिसेंट है सिर्फ, और ये जो पिन कोड है सिर्फ उस इलाके तक नहीं है, ये पंजाब से लेके पूरे जम्मू कश्मीर से लेके राइट अप टू इंडोनेशिया, सिंगापुर तक का कॉरिडोर है। अभी मैं जो प्रोजेक्ट कहते हैं, मैं जो केंद्रित हो रहा था दादा, मेरा जो अभी प्रश्न जो है कि अभी भारत की जो परिस्थिति है और जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का जो सरकार है, उसको देखते हुए क्या ये जगह जो है, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, क्या इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है सरकार को? क्या उस जगह को, पिन कोड का कंसेप्ट ही ये है कि 7 सिस्टर्स को खाया जाएगा। मैं थोड़ा कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि क्या हुआ। उसके बाद जब अंग्रेजी सत्ता आई तो 1803 में दारुल उलूम देवबंद, जो कि उनका थिंक टैंक या उनका प्रिंसिपल सेक्ट रहा है सुन्नी इस्लाम का। यहाँ पे 2 सेक्ट है, दोनों यूपी में है, एक बरेली में है जिसे बरेलवी सेक्ट कहा जाता है, और दूसरा 75% आप कह सकते हैं, 70-30 का रेशियो मान लीजिए, 30% बरेलवी सेक्ट है एंड 70% जो है वो देवबंदी सेक्ट है। इन लोगों ने पूरे देश के अंदर जो है इस्लाम का, सुन्नी इस्लाम थियोलॉजी को अपने अंदर लिया, वही अहले हदीस है। कुछ लोग जो है, जो वहाबिस्ट इस्लाम जो बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने फैला है, वो अहले कुरान है एंड दे आर मोस्टली इनटू द वहाबिज्म सेक्टर। वो क्या कहते हैं, मज़ारों को नहीं मानते। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। और अगर आप पूरे इस खित्ते के, अगर आप पूरे सब कॉन्टिनेंट के रूलर्स को देखें, पाकिस्तान इज अ प्रिडोमिनेंटली सुन्नी देवबंदी सेक्ट विच इज रूलिंग। Taliban is Deobandi. Tehreek al-Labbaik and what is going to the Baluchis are Barelvis, and the Deobandis extend right up to north of let us say up to what you can say Kazakhstan, some areas. So Deoband, Darul Uloom Deoband का erstwhile unified Mughal empire के total area तक जो स्प्रेड है, उस पे प्रिडोमिनेंस थियोलॉजिकल ग्रिप रहा। और इस चीज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि द इंपोर्टेड नोबिलिटी विच वेर देयर, दीज पीपल आर बेसिकली एट द रूट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो अगर आप जियोपॉलिटिकल मैप को नहीं समझेंगे कि कहां से कहां जा रहा है, इनका जियोपॉलिटिकल एंकर कहां है, इनका एंकर जो है उसी क्या कहते हैं, खलीफा उस्मान यानी तुर्की में है। So they are basically talking about Levant and that area of Bosphorus, Black Sea and Mediterranean area का जो सिल्क रूट का एरिया है, वहां से वो चले जा रहे हैं मलक्का स्टेट तक।
ये इस्लाम का सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था जो कि उन लोगों ने अचीव किया था इन द अर्स्टवाइल। जब आप मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब की कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एंड औरंगजेब हैविंग इट्स बॉर्डर टू शाह ऑफ ईरान व्हिच इज हैविंग बॉर्डर टू द टर्किश एम्पायर, and Indonesia being Islamized by that time, which was not fully Islamized, but still having significant stress till the Arakan. तो एक पूरा कॉन्सेप्ट था जहाँ पे जो ट्रेड होता है बिटवीन चाइना एंड एशिया एंड यूरोप, इन तीनों के बीच में ये बुलवर्क का काम करते थे। ये लोग टैक्स कलेक्टर्स थे कि आपको ट्रेड देना है तो आपको पैसे देके जाने हैं, और ट्रेडर्स से बहुत परेशान थे। इसी पूरे ट्रेड को से बचने के लिए जब पापासी ने जंग लड़ी और 3 बार वियना के ऊपर हमला हुआ, बैटल ऑफ लेपांट से पहले दिस वाज एन इफेक्टिव हेरिटेबल बॉर्डर था जिसको पार करके यूरोपियन ट्रेडर्स और क्रिश्चियन स्टेट्स जो है ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो तब वो क्या करते हैं, वो लोग ट्रीटी ऑफ टोरिडेसिलास इनैक्ट करते हैं आइबेरियन पेनिनसुला में, स्पेन और पोर्चुगल में, और वो अपना जो है अफ्रीका और अमेरिका को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और घूमते घूमते क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद जो तीसरे चौथे ब्यूकानर्स है वो देश दुनिया घूम के फिर इंडोनेशिया पहुंचते हैं, फिर इंडोनेशिया से इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडोनेशिया शब्द भी उन लोगों ने ही दिया क्योंकि इंडिया, इन्होंने भी इसके जो फीचर्स काफी इंडियन है, क्योंकि ऑफकोर्स दे वर बंगालीज, जो मलय थे, मलेशियंस, दे वर फ्रॉम बंगाल, एंड जो तमिल के लोग हैं वो इंडोनेशिया में गए, जो असम अराकान के लोग उस तरफ गए। मंगोलॉइड फीचर्स जो है दे वर बेसिकली लुकिंग फॉर इंडिया, तो फाइनली दे वर एबल टू रीच इंडिया। तो ट्रीटी ऑफ टोरिडेसिलास ने उनको किया, लेकिन तब तक जो है ये घूम के उल्टी तरफ से आना पड़ा इनको, क्रिश्चियन स्टेट्स को। जबकि आप देखें कि 3000 बीसी, 3500 बीसी से यूरोप भारत से ट्रेड कर रहा है, हड़प्पा मोहनजोदारो ब्रोंज एज के समय से। और ब्रोंज एज कोलैप्स में जब मोहनजोदारो और हड़प्पा खत्म हुआ तो उसके बाद ट्रेड रूट तो वही थी, तो उल्टी तरफ जाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि बीच में ये इस्लाम बैठा हुआ था। और इसी कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइव करना है पिन कोड में। आपको एक चीज समझनी होगी, तो जब ब्रिटिश आए तो इन लोगों ने 1803 में भारत को दारुल इस्लाम से हटा के दारुल हरब बनाया। दैट मीन्स बैटल ऑफ इस्लाम, द वर्ल्ड वेयर इस्लाम हैज नॉट स्प्रेड। अब यहाँ से इनकी कॉन्क्वेस्ट हट गई है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इट्स अ स्टेट ऑफ टर्माइल। तो देखिएगा, सर सैयद अहमद खान के आने से पहले तक मुस्लिम्स वर वेरी मच एंटी ब्रिटिश एंड ब्रिटिश वर एंटी मुस्लिम। 1857 में जो कैवलरी का लीडर था उसका नाम था बख्त खां, और बख्त खां के रहमो करम पे बहादुर शाह जफर को 1857 में रेवोल्यूशन, यानी 1803 में दारुल इस्लाम दारुल हरब डिक्लेयर होता है। 1857 तक देयर इज अ वॉर ऑफ let us say attrition which is fueled by the revolting sepoys and joined by the revolting principalities। शुरुआत में तो सभी आए थे, इसलिए ब्रिटिशर्स लगभग खत्म हो गए थे, एंड 96% ऑफिसर्स की मोर्टेलिटी थी। बैटल ऑफ डंजन से शुरू होता है, जो कुछ भी होता है वो तो इतिहास का हिस्सा है। उसके बाद इस्लाम जो है वो क्या कहते हैं, वो बहादुर शाह जफर को वापस बैठा देता है। अब इस माइंडसेट को बैक ट्रैक कीजिए कि इससे पहले हिंदुओं ने करीबन विजयनगर साम्राज्य के पतन से, उत्थान से, उससे पहले इतने सालों का परसिक्यूशन झेला हुआ है अंडर द मुस्लिम बादशाह और द प्रिंसिपल्स। और वापस ये बख्त खान ने क्या किया, इन वन स्ट्रोक ही रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्रिंसिपैलिटीज आफ्टर 99 years एंड टुक बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द मुगल एम्पायर। इस वजह से जो है हमारे राजा रजवाड़े, जो बहुत सारे लोग हैं इस चीज को उनको एक्सेप्ट नहीं किए। भाई हम वापस मुगलिया सल्तनत नहीं चाहते, हम वो बर्बरता नहीं भूल पाए, हमारे सिख लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज जिसे हम गद्दार कहते हैं, क्या उन्हें गद्दार कहना सही है, इस बात के ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। तो इसलिए व्हेन द ब्रिटिश वर कमिंग बैक, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक करीबन 2-3-2.5 हजार किलोमीटर तक का एरिया है, और इस एरिया में अगर हमारी सुजेरेनिटी थी, हमारे फोर्सेस थे, we should have given tremendous resistance when the British
were landing forces from Myanmar into Bay of Bengal. चिटागोंग में जहाँ पे भी लेके आए, कलकत्ता में लेके आए, बैरकपुर के कैंट को हमला किया, तो भाई उससे पहले तक तो पूरी फोर्स आनी चाहिए थी। ब्रिटिश शुड हैव फेस्ड टेरिबल रेजिस्टेंस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो डिसयूनिटी पैदा हुई वो इसी वजह से हुई बिकॉज हिंदूज नेवर वांटेड टू पार्टिसिपेट इनटू रूल ऑफ एम्पायर विच इज प्रिंसिपली मुगल। इसलिए 1857 फेल किया और उसके बाद रेस्ट ब्रिटिश एम्पायर बना। Whatever happened, जब ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुई, and there was a very strangely British had a Sunni access. In fact, अरबों कई सालों तक कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल के एम्पायर के साथ ब्रिटिशर्स की दोस्ती थी। उन्होंने रशियंस के खिलाफ इनको इस्तेमाल करके क्रीमियन वॉर लड़ा 100 सालों तक और रशियंस को बुरी तरह से पछाड़ा। और ब्रिटिश जो है इनकी नेवल वेसल्स भी बना रहे थे। बाद में हंगरी के साथ जो इनके इश्यूज हुए, क्योंकि ब्रिटिश वर प्रोटेस्टेंट इन नेचर, इसलिए हमेशा ब्रिटिश का फ्रांस और कुछ हद तक फ्रांस के भी किंग का, बट फ्रांस इज कैथलिक, फ्रांस के भी क्योंकि वहां पर रिफॉर्मेशन हुआ था, सेपरेशन ऑफ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो वो भी उतना पापासी के अंडर में नहीं रहा फ्रांस, जबकि क्रूसेड वगैरह वो लड़ चुके थे, तो रेवोल्यूशन के बाद नहीं रहा। तो ब्रिटिश एंड रशियंस वेर एट कांस्टेंट ऑड्स, तो इटली को हेल्प करते थे। और इनफैक्ट टिल द लास्ट डेज, जब तक खलीफा ने, मतलब कमाल पाशा ने खलीफ को इजेक्ट ही नहीं किया, इट वाज अंडर पॉपुलर मैंडेट, ब्रिटिशर्स वेर साइडिंग विद द खलीफ। लेकिन यहाँ पे सर सैयद अहमद खान पहली बार आता है और उसको समझ में आता है कि हिंदूज, ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्रिटिश कल्चर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम Muslim and Hindus being equal under the British rule, they were treated equally कि भाई तुमको you are no son of lesser god, मतलब दोनों के दोनों नालायक हो, दोनों मेरे सब्जेक्ट हो, तुम्हें को हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो हिंदुओं ने तो एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो तो पहले ही झेल रहे थे। मुसलमानों के लिए फर्स्ट टाइम सबजुगेशन था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और मुसलमान जो है पीछे होते चले गए। इस पीछे होने के वजह से मुस्लिम्स वेर बेसिकली बैकवर्ड और आज तक पीछे है। और उन्होंने इंग्लिश एक्सेप्ट नहीं की, नया ट्रेडिशंस एक्सेप्ट नहीं किए, ये नहीं किए। तो जब पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुआ, इट स्टार्टेड एसेंशियली फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज दिस खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट एक प्रोजेक्ट था जो कि सूडो प्रोजेक्ट था, क्योंकि वहीं के लोग, तुर्की के लोग ही खिलाफत को रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन दे वर पुटिंग सपोज टू पुट अ प्रेशर ऑन दैट। मोहनदास करमचंद बीइंग स्पेशल ऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव टू द ब्रिटिश एम्पायर, एसओई के मेंबर थे, मेजर साहब थे वो, सर्जन मेजर गांधी फ्रॉम द मेडिकल कोर अफ्रीका, वो वापस महात्मा बना दिए गए, भारत में इम्पोर्टेड लीडरशिप की तरह आए। तो काश हमने उस वक्त कहा होता है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो आज हमें ये दिन देखने नहीं होते। तो हमें इम्पोर्टेड लीडर मिला हुआ था, उसने भी पूरा थ्रस्ट दे दिया खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन वाज द मोटिव विच दिस मुस्लिम स्कॉलर्स नीडेड टू गेट द मास। फिर मोपलार राइट्स हुए एंड द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मुस्लिम एक्सरसाइज्ड मॉब पावर। मॉब पावर मालाबार के जो मालाबार में जो कत्ले गौरत की, फिर उसके जो एपोलॉजिस्ट्स बने, और जो मुसलमानों को सो कॉल्ड इंक्लूजन का जो नैरेटिव चला गया पूरे भारतवर्ष में, उनके पास सीन्स को हटा के और हिंदू महासभा जैसे संगठनों को पीछे हटा के मुस्लिम्स एक्चुअली कुड अंडरस्टैंड कि दे कैन गेट अवे विद स्लॉटर। They did, they always did. आज भी they always get away। उनके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, विक्टिम कार्ड प्ले करना, हिट फर्स्ट एंड देन हाइड। हमेशा वो उनका हिट एंड हाइड का उनका कॉन्सेप्ट हमेशा। अब गोधरा का कांड ले लीजिए ना, जलाया उन्होंने, ट्रेन जलाया और उसी तो वो शूट एंड स्कूट का इनका कांसेप्ट है पूरा इस्लाम का। इंडियन मीडिया इतनी बेशर्म है और नपुंसक है कि उसने कभी उस गोधरा में जले हुए लोगों की बात नहीं की, लेकिन गुजरात में आदमी के उंगली जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। द पीपल वर चार्ड अलाइव। और यही का यही तस्वीर अगर आप देखेंगे, ग्रेट कलकत्ता किलिंग में भी इन्होंने वही किया,
लोगों को जिंदा जलाना इनकी सैडिस्टिक टेंडेंसीज है। तो इनके साथ जब तक आप इनके साथ सेम हरकत नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आता है। तो अब जब देखिए कि पाकिस्तान फॉर्मेशन में भी सेम इंग्रेडिएंट्स थे। एक बार मोपलार राइट का एक्सपेरिमेंट हुआ, तब ये लोग आपस में बैठे, फिर ब्रिटेन ने कॉन्सेप्ट लगाया ऑपरेशन मैड हाउस करे या इसको फैब्रिकेट करे, तो एक नॉन बिलीविंग मुर्ताद जो कि एक जमाने में सेकुलरिज्म की बात करता था, कभी कुछ करता था, बैरिट्री करता था, प्ले बॉय था, उसको उठाया और उसको बोला बेटा तो अब इस्लामिस्ट बन जा। तो उसको कुरान की आयतें नहीं आती थी ठीक ठाक, तो बेचारा किस तरह पढ़ पढ़ा के इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कुरान पढ़ के, और लखनऊ का एक बंदा था जो उसका प्रेसिडेंट बना, एंड दे ऑल गैंग टुगेदर टू फॉर्म द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। फिर एक शायर को लेके आ गया कहीं से इंपोर्ट करके, अलामा इकबाल, he wrote all kind of plagiarized, perjured thought process of शायरी, where people are still there because of नवाबी शौक जो तो शायर और शामियाना और शायर पे शायरी पे they were betrothed to शायर भी आ गया है वहां से। तो एक हुजूम क्रिएट हुआ और डायरेक्ट एक्शन का कंसेप्ट आया। सो अब यहाँ से नींव रखी जाती है जो आज आप देख रहे हैं पिन कोड, वो उसका बेसिक कॉन्सेप्शन क्या आया था कि उनको समझ में आ गया कि भाई हिंदू तो फ्री हो जाएगा। आज हिंदू के पास सुवेरेनिटी है, उसके पास बिजनेस आ चुका है, उसके पास एजुकेशन आ चुका है, मेरी कॉम पिछड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अ कैप्सुलर स्टेट और वहां से फिर मैं प्लॉट करूंगा। और जिस तरीके से मेरे इन्वेडर्स आए थे स्वीपिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आई विल अगेन डू द सेम थिंग। तो गजवाए हिंद के पूरे नैरेटिव के ऊपर पाकिस्तान बना। तो गांधी ने ट्रीजन क्या किया कि ही अलाउड हिंदू इंडिया टू बी प्लेस्ड बिटवीन हैमर एंड एनविल। एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री पोजीशन है कि अगर आप किसी भी फौज को दो फ्रंट्स में लगा दे जो कि हमेशा इंडिफेंसिबल रही है, चाहे आप जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख ले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख ले, नेपोलियन के फोर्सेस देख ले, जब भी दो फ्रंट्स किसी के अपोजिंग फ्रंट्स खुल जाते हैं तो वो फोर्सेस पूरी तरह चिपक जाती है और खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से उन्होंने दो पाकिस्तान बनाया, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, कि हमला जब होगा दोनों तरफ से होगा एंड द इंडियंस विल बी क्रश्ड इन बिटवीन। हिंदू जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से क्रश हो जाएगी। एक सवाल दादा उठ के ये आता है कि क्या जनरल पब्लिक को इसके बारे में मालूम है? क्या जनरल पब्लिक अवेयर दैट ये सब चीजें जो हैं ये सब हो रही हैं और इसके कारण हमारे अंदर जो अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है या अंदरूनी जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरे सोसाइटी का, वो डिस्टर्ब हो रहा है? क्या आदत मेरे ख्याल से इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। इसके अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिक थियोलॉजी नहीं समझ में आती। तो ये तब से कॉन्सेप्ट चला है और वापस वो कॉन्सेप्ट रिक्रिएट करना है मुगल एम्पायर के, जैसे मुगलिस्तान प्रोजेक्ट एंड ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश कहा जाता है, कि भारत का जो टोटल नॉर्दर्न कॉरिडोर है, कुछ मीटिंग टाइम एक्सपायर करने वाला दिखेगा। हाँ, कोई बात। तो वापस जो मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब के टाइम में जो कॉन्सेप्ट था, कनेक्शन फ्रॉम द तुर्की टू द स्ट्रेट्स ऑफ सिंगापुर या स्ट्रेट्स ऑफ द इंडियन ओशन, एक अनडिवाइडेड इस्लामिक कॉरिडोर बनाना, इसी के ऊपर पिन कोड बनता है। इसी के कंसेप्ट के ऊपर पेरिफेरल पॉपुलेशन इन्वर्जन में एक्सेसिव पॉपुलेशन को बैठाया जाता है जो कि रेडिकलाइज्ड है एंड हाईली क्या कहते हैं मोबिलाइज्ड है, एंड दे आर बेसिकली द कल्चर और द ओशन बेड in which the insurgent can swim in and then do their insurgency activity towards the core। ये पेरिफेरी से ये शटर बेल्ट की तरह चारों तरफ से रिम शटर बेल्ट क्रिएट करते हैं जहां से सेंटर और कोर को अटैक किया जाए। तो यही आपका इन एसेंस पिन कोड थियरी है, जहां पे बॉर्डर एरियाज में पॉपुलेशन इन्वर्ट करके इस्लामिक टेररिस्ट को इंक्यूबेट करके अंदर लॉन्च किया जाए। थैंक यू सो मच दादा। इस बार हमने पूरा कोशिश किया कि इसकी हिस्ट्री जो है, जो रूट कॉज है, वहां से शुरू होके मैं कहूँगा प्री इंडिपेंडेंस तक हमने सारी चीजें डिस्कस की। नेक्स्ट टाइम विल श्योरली मीट दादा, आपको फिर से एक बार आना पड़ेगा कि ये जो
ऑपरेशन पिन कोड है और साथ में रेड कॉरिडोर जो है, इसका जो मॉडर्न वर्जन है जिसको हम लिबरल या लिब्रांडो कहते हैं आज के इस टाइम में, इनका कितना महत्व है और ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से भारत में विध्वंस और भारत को तोड़ने मरोड़ने की बात करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।